अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे इस हामून जादूगर से बचाओ। नौशी ने कहा। उसने मुझे अपने पास तनहा बिठाकर तुम तीनों को बाहर निकाल दिया था। उसने अपने ऊपर कुछ और ही कफियत तारी कर ली। उसने अपने ही अंदाज और लहजे में कुछ बातें की और आखिर बात को यहाँ पर ले आया कि मैं उसके साथ बिल्कुल बरहना होकर एक रात गुजारूं तो मेरा अज़म तकमील को पहुँच जाएगा। मैं जान गया हूँ, सेलिनोश ने कहा। यह शख्स जो चाहता है वो मैं समझ गया हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल और क्या इरादा है। तुम्हें याद होगा मैं पहले क्या कहती रही हूँ। नौशी ने कहा, मैं ये कहती रही और अब भी कहूँगी कि मैं सल्तनत रोम की अजमत पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। लेकिन सेलिनोश, मैं अपनी असमत कुर्बान नहीं कर सकती। मैं अपनी अबरू को अपने मंगेतर की अमानत समझती हूँ। मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता कि अपनी असमत किसी को दे दूँ, खां वो मेरा मुल्क ही क्यों ना हो। क्या तुमने अपने मंगेतर को नहीं बताया? सेलिनोश ने पूछा। बताया है, नौशी ने जवाब दिया, लेकिन वो बेगैरत और लालची निकला। उसने कहा कि इसमें कोई गुनाह और कोई हरज नहीं। मैंने मंगेतर को यह भी बता दिया था कि हामून ने यह भी कहा है कि मुझे हरकल मिस्र का बहुत बड़ा हिस्सा दे देगा जहां मेरी बादशाही होगी। ये बात मंगेतर को बताई तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं हामून की ये बात पूरी कर दूं। आज शाम जब हम हामून के खेमे से यहाँ आए तो मंगेतर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। हम दोनों ने अपना खेमा अलग रखा था कि राजो नियाज और प्यार मोहब्बत की बातें किया करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही कुछ और निकला। तुम बताओ सेलिनोश, मैं भाग जाऊं या अपनी जान अपने हाथों ले लूं? अपनी जान क्यों ले लो? सेलिनोश ने कहा, दुनिया इस मंगेतर पर ख़त्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हें अब बताता हूँ जो मैं 3-4 रोज़ पहले से महसूस कर रहा हूँ। किसी वक्त मैं भी हामून की करामात को मानता था, लेकिन अब नहीं। मैं देखता रहा हूँ कि उसकी नज़र सिर्फ तुम पर रहती थी। ये शख्स हामून मुझे सिर्फ शोबदाबाज लगता है। वो जो दिए अपने आप ही बुझ गए और जल उठे थे, ये एक शोबदाबाजी है। अब तुमने इससे सारा पर्दा उठा ही दिया है। तुमने कहा है कि मैं तुम्हें हामून से बचाऊं। मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या करोगे? नौशी ने पूछा। ये मत पूछो, सेलिनोश ने कहा। यह बता देता हूँ कि तुम अपनी जान नहीं लोगी, बल्कि हामून की जान ली जाएगी। उसकी जान किस तरह ली जाएगी ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुमने वही करना है जो मैं कहूँगा। मुझे अभी बताओ मुझे क्या करना है। नौशी ने बेताबी से कहा। तुम शायद नहीं समझ सके कि मैं कैसी परेशान कुन सूरत हाल में फंस गई हूँ। मैंने तुम्हें अपने मंगेतर की जहनी हालत नहीं बताई। वो तो मरने मरने पर उतर आया है। कहता है हामून की फरमाइश पूरी करो। करना यह है, सेलिनोश ने कहा, आज रात हामून के खेमे में चली जाना। उस पर यह जाहिर ना होने देना कि तुम रजामंद नहीं हो। मुझे मुश्किल में ना डालो सेलिनोश। नौशी ने कहा। हो सकता है वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करे, सेलिनोश ने कहा, लेकिन घबराना नहीं। एक तरफ तो नौशी इस कदर जुर्रतमंद और जोश व जज्बे वाली थी कि सिर्फ एक मुलाजिम को साथ लेकर फरमा से चल पड़ी और दश्त व जबल से गुजरती अनदेखे अजनबी बद्दू के इलाके में जा पहुंची थी। और अब उसका यह हाल के दिल पर खौफ तारी था और वह मदद और पनाहें ढूंढती फिर रही थी। सेलिनोश को उसने अपना हमराज और हमदर्द तो बना लिया था, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं आया था कि सेलिनोश उसके हक में मुखलिस है। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ढूंढने वाली बात थी। उसने यह खतरा मोल ले लिया कि एक ऐसे शख्स को इत्मीनान में ले लिया जो बद्दू था और हामून की जादूगरी को मानता था। यह शख्स सेलिनोश उसे धोखा दे सकता था, और ख़तरा यह भी कि नौशी पर उसकी भी नीयत खराब हो सकती थी। नौशी वहाँ से उठी और अपने खेमे की तरफ चल दी। नौशी और उसके मंगेतर का खेमा सेलिनोश के खेमे के करीब ही था, लेकिन नौशी जरा चक्कर काट कर अपने खेमे की तरफ जा रही थी। सेलिनोश सीधा अपने खेमे में आ गया। नौशी ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक उसका मंगेतर उसके सामने आ गया। उसकी आंख खुली तो नौशी को गायब पाया और उसके पीछे खेमे से निकल गया था। रात चांदनी थी, इसलिए उसने नौशी को सेलिनोश के साथ देख लिया था। आधी रात के वक्त इस बद्दू के पास क्यों गई थी? मंगेतर ने हुक्म के लहजे में पूछा। नौशी ने उसे सही बात बता दी और कहा कि वो अपनी आबरू कुर्बान नहीं करेगी। ये बात तुम दिन के वक्त भी उसके साथ कर सकती थी। मंगेतर ने कहा, तुम इन बद्दुओं की मलका बनना चाहती हो और इसके लिए यह बद्दू सेलिनोश तुम्हें मौजू आदमी नजर आया है। नौशी पहले ही परेशानी और तजब्जुब में मुब्तला थी। मंगेतर की यह बात सुनकर और उसका तहकुमाना अंदाज देखकर जल उठी और उसके दिल से इस मंगेतर की मोहब्बत निकलने लगी। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ शहजादी और मलका ही रहूंगी। नौशी ने कहा, शाह हरकल का ख़ानदान मेरी पहचान है। इस ख़ानदान के साथ तुम्हारा ताल्लुक बहुत दूर का है।
मैं चाहूँ तो तुम्हें धुतकार भी सकती हूँ, लेकिन यह चाहती हूँ कि तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो और मुझ पर घटिया इल्ज़ाम न लगाओ। दोनों की जज्बाती हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर करके सुलह जोई की बात करें। नौशी के अल्फाज सुनकर और उसका अंदाज देखकर मंगेतर आग बगोला हो गया और उसने इस किस्म की धमकी दे दी कि वो सेलिनोश को कत्ल कर देगा। वो कहता था कि यह बद्दू उनकी रियाया हैं। नौशी खुदसर और बागी फितरत की शहजादी थी। उसने मंगेतर की धमकी को चैलेंज समझ लिया और कहा कि वो सेलिनोश को कत्ल न करे, अलबत्ता यह हो सकता है कि सेलिनोश के हाथों कत्ल हो जाए। नौशी ने मंगेतर को इससे आगे बोलने का मौका ही ना दिया और वहां से तेज कदम चल पड़ी। अपने खेमे तक पहुंची तो सेलिनोश अपने खेमे के बाहर खड़ा था। उसने नौशी से पूछा कि वो इतनी देर बाद क्यों आई है। नौशी ने उसे बता दिया कि वो क्यों देर से आई है और मंगेतर के साथ उसकी जो बातें हुई थीं वो सुना दी। तुम दो बड़े वजनी पत्थरों के दरमियान आ गई हो नौशी, सेलिनोश ने कहा। अपने आप को तनहा न समझना, कल रात हामून के खेमे में चली जाना, बाकी काम मेरा है। नौशी अभी सेलिनोश के साथ बातें कर ही रही थी कि उसका मंगेतर आ गया और नौशी को हुक्म दिया कि वो अपने खेमे में आए। वह शायद भूल गया था कि नौशी किस कदर सरकश और खुद सर लड़की है। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं, नौशी ने कहा। अपनी ज़ात के मुताल्लिक फैसले खुद करने की अकल और हिम्मत रखती हूँ। मैं इस खेमे में नहीं जाऊंगी, मैं सेलिनोश के खेमे में जा रही हूँ। नहीं नौशी, सेलिनोश ने कहा, मैं ये सूरत हाल कबूल नहीं करूँगा। फिर सेलिनोश ने नौशी के मंगेतर से कहा, गलत फहमी में ना पड़ो शहजादे, ये देखो तुम कहाँ हो और यहाँ क्यों आए हो। अपने मकसद को सामने रखो, ये वक्त ज़ाती और जज्बाती बातों का नहीं। तू खामोश रे बद्दू, मंगेतर ने शाही रौब से कहा। इसे अपने पास रख ले, फिर इसका नतीजा देख लेना। आ जाओ नौशी। सेलिनोश ने नौशी को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा, इस लड़के का दिमाग चल गया है, तुम होश में हो, मेरे खेमे में आ जाओ, वरना तुम दोनों बाकी रात लड़ते झगड़ते गुजार दोगे। नौशी सेलिनोश के साथ उसके खेमे में चली गई। उसका मंगेतर जलता भड़कता अपने खेमे में गया और बिस्तर पर जा बैठा। वो सेलिनोश को अपना दुश्मन समझने लगा था। अब मैं इस शख्स को अपना मंगेतर नहीं समझूंगी। खेमे में नौशी सेलिनोश से कह रही थी, मैं सल्तनत रोम की अजमत को बहाल करना चाहती हूँ और मुसलमानों को शिकस्त देकर उनका नामो निशान मिटा देना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन यह जिसे मैं अपना मंगेतर बना बैठी थी सिर्फ मेरे हुस्न के साथ दिलचस्पी रखता है। अगला रोज़ इस तरह गुजरा कि कुछ वक्त हामून के खेमे में गए और उसका वही पागलपन, थरकना, तड़पना और नाक के साथ बातें करना देखा। सेलिनोश ने नौशी और उसके मंगेतर में सुलह सफाई कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंगेतर पहले से ज़्यादा भड़का और भरा हुआ था। नौशी ने यह ऐलान कर दिया कि वो रात हामून के खेमे में जाएगी। यह सुनकर उसका मंगेतर कुछ ठंडा हो गया। रात गहरी हुई तो नौशी हामून के खेमे की तरफ चल पड़ी। हामून ने सबको बताया था कि सिर्फ नौशी उसके पास आएगी और बाकी सब लोग अपने अपने खेमों में रहेंगे। नौशी हामून के खेमे में पहुंची तो उसने नौशी को अपने सामने बिठा लिया। साफ पता चलता था कि हामून बुरी तरह नशे में है। उसने खड़े होकर वो डंडा जो उसने अपने पास रखा हुआ था उठाया और नाचने कूदने लगा। फिर उसने नौशी को खड़ा होने को कहा। नौशी उठ खड़ी हुई। तमाम कपड़े उतार दो, हामून ने नौशी से कहा। नहीं, नौशी ने कहा, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। हामून ने नौशी पर अपना तलिस्म तारी करने के लिए कुछ ऊट पटांग सी हरकतें की और कुछ शोबदा भी आजमाया, लेकिन नौशी ने कपड़े उतारने से साफ इनकार कर दिया। हामून ने पहले की तरह डंडा हाथ में लेकर नाचना कूदना और अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। नौशी खड़ी देखती रही। नाचते कूदते हामून नौशी के करीब गया। नौशी ने मुज़ाहमत की और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हामून आखिर मर्द था और उसने नौशी को पकड़ लिया। अचानक हामून के पांव जमीन से ऊपर उठे और दूसरे ही लम्हे वो फर्श पर पीठ के बल गिरा हुआ था। उसने देखा उसके सर पर सेलिनोश खड़ा था। सेलिनोश ने बड़ी तेजी से खेमे में दाखिल होकर हामून को दबोचा, ऊपर उठाया और जमीन पर बड़ी जोर से पटक दिया था। सेलिनोश ने हामून को इतनी जोर से पटका था कि वो फौरन उठ न सका। सेलिनोश ने अपना पांव हामून के पेट पर रख दिया और बिजली की सूरत से नियाम तलवार से निकाली और उसकी नोक हामून की शह रग पर रख कर जरा सा दबाव डाला। हामून ने पहले तो सेलिनोश को डराया कि वो अपने जिन्नू भूतों को बुलाकर उसकी बोटी बोटी बिखेर देगा, लेकिन सेलिनोश पर कुछ असर न हुआ। वही आकर तुम्हें मुझसे छुड़ाएंगे, सेलिनोश ने कहा और अपना पांव हामून के पेट पर और ज्यादा दबाया और तलवार की नोक उसकी शह रग में चबो दी। हामून तड़प रहा था। अब देख कौन किसे कत्ल करता है,
सेलिनोश ने कहा, तेरे जिंदा रहने की एक ही सूरत है, अपनी असलियत बता दे और अपनी ज़बान से कह दे कि यह सब शोबदाबाजी और फरेबकारी है। हामून ने फिर भी सेलिनोश को डराने के लिए कुछ बातें की जो बड़ी खौफनाक धमकियां थी, लेकिन सेलिनोश उसका कोई असर कबूल कर ही नहीं रहा था। अपनी गैबी ताकत इस्तेमाल कर सेलिनोश ने कहा, तेरे हाथ में कोई ताकत होती तो अब तक मुझ पर जवाबी वार कर चुका होता। तू इस लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहता था, फौरन बोल। सेलिनोश ने तलवार की नोक इतनी सी और दबा दी कि हामून की शह रग से जरा सा खून फूट आया। तलवार हटा ले, हामून ने कहा। एक वादा करके किसी और को नहीं बताएगा। इस लड़की से भी कह दे कि जबान बंद रखे। सेलिनोश ने तलवार की नोक उसकी शह रग से उठा ली, लेकिन तलवार वहां से हटाई नहीं। अपना एक पांव उसके पेट पर ही रखा, जरा सा दबाव कम कर दिया। फिर सेलिनोश ने उसे यकीन दिलाया कि उसका राज किसी को मालूम नहीं होगा और ये लड़की तो यहाँ से चली ही जाएगी। ये भी सोच ले कि यह शाही खानदान की लड़की है। अगर तूने झूठ बोला तो यह तुझे बहुत ही बुरी मौत मरवाएगी, लेकिन इससे पहले मेरी तलवार तेरी शह रग काट चुकी होगी। तू ठीक समझा है, हामून ने कहा। मैं सिर्फ जादू के करतब दिखा सकता हूँ और यह सिर्फ शोबदाबाजी है। मैं जो उछल कूद और दूसरी हरकतें करता हूँ, इनका मतलब सिर्फ यह होता है कि लोग मुझसे मुतासर हों और खौफजदा भी। तुझे क्या मिलता है? कबीलों के सरदार भी यहाँ आकर मेरे कदमों में बैठते हैं, मुझे ऐशो इशरत का सामान मुहैया करते हैं। तू नाग से सवाल पूछता था, सेलिनोश ने पूछा। क्या नाग जवाब देता था या वो बारीक और कांपती हुई आवाज़ किसकी थी? वो मेरी ही बदली हुई आवाज़ थी, हामून ने जवाब दिया। ये कोई देखता ही नहीं कि उस वक्त मेरी पीठ खेमे में बैठे हुए लोगों की तरफ होती है और मुंह नाग की तरफ। कोई भी नहीं जान सकता कि बारीक और कांपती हुई आवाज़ मेरी होती है और वो जो दिए बुझकर अपने आप ही जल उठे थे, ये मेरी शोबदाबाजी है, हामून ने जवाब दिया। मैं ऐसे कई और करतब दिखा सकता हूँ। इस लड़की ने मुझे कल बता दिया था कि तू क्या चाहता है, सेलिनोश ने कहा। यह लड़की अपनी आबरू देने पर किसी कीमत पर रजामंद नहीं थी और इसने मुझे कहा कि मैं इसे तुझसे बचा लूँ। इसे आज मैंने भेजा और खेमे के पास खड़ा रहा और पर्दे से अंदर देखता रहा और ऐन मौके पर तुझे पकड़ लिया। मैं हैरान हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, हामून ने कहा। इसकी इज्जत का ख्याल तो इसके मंगेतर को होना चाहिए था, लेकिन उसने तुमसे अलग होकर और मेरे पास आकर कहा था कि इस लड़की को एक छोड़ो, 2 रातें अपने पास रखो, लेकिन अपना यह वादा पूरा करो कि तुम इसे मलका और मुझे बादशाह बना दोगे और शहनशाह हरकल हमें मिस्र का कुछ हिस्सा दे देगा जहां हमारी बादशाही होगी। सेलिनोश ने लड़की की तरफ और लड़की ने सेलिनोश की तरफ देखा। मैं तुझे जीने का हक नहीं दे सकता, सेलिनोश ने कहा। तू सीधे और बेसमझ लोगों के साथ फरेबकारी कर रहा है और उनकी बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है। यह कहकर सेलिनोश ने हामून की गर्दन काट दी। चलो नोशी, सेलिनोश ने तलवार नियाम में डालकर कहा। इसे तड़प तड़प कर मरने दो। सेलिनोश और नोशी खेमे से निकले। मैं मंगेतर के पास नहीं जाना चाहती, बाहर आकर नोशी ने कहा। तुम बताओ मैं क्या करूं? ये तो तुम जानते हो कि मैं इस तरफ क्यों आई थी। यहाँ मामला ही कुछ और हो गया है। तुम तो मेरे साथ नहीं रह सकते, मुलाजिम मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगेतर को मैंने देख लिया है, इसे मेरे अज़म और मेरे जज्बे का कोई एहसास नहीं। ये मुझे गुमराह और ख़राब कर सकता है, मेरा साथ नहीं दे सकता। मेरी बात मानो, सेलिनोश ने कहा। जो अज़म लेकर आई थी उसमें तुम कामयाब नहीं हो सकोगी। वो बद्दू जो मुसलमानों के साथ जा मिले हैं वो कुछ और किस्म के लोग हैं। ये बद्दू उनसे मुख्तलिफ हैं, इनसे दूर रहो तो अच्छा है। तुम वापस चली जाओ। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? नोशी ने कहा। मैं इतना डर गई हूँ कि अकेले जाते हुए खौफ आता है। तुम चलो, मैं तुम्हें इतना इनाम दिलाऊंगी कि हैरान रह जाओगे। मैंने तुम्हें इस शैतान से किसी लालच में आकर नहीं बचाया, सेलिनोश ने कहा। यह मेरा ज़ाती इखलाक है और इसे मैं अपना फ़र्ज समझता था। तुम्हें तुम्हारे बाप तक पहुँचाने जाऊँगा तो भी अपना फ़र्ज समझ कर जाऊँगा। तो फिर अभी चलते हैं, नोशी ने कहा। मेरे मंगेतर को भी पता ना चले और मेरे मुलाजम को भी। मैं ज़रा उधर जाकर रुक जाती हूँ, तुम अपना और मेरा घोड़ा ले आओ। सेलिनोश वापस हामून के खेमे में गया। हामून बेहिस्सो हरकत पड़ा था। सेलिनोश ने उसे हकारत से देखा और खेमे से निकल आया। उसने नोशी से कहा कि वो कुछ दूर जाकर उसका इंतज़ार करे। वो खुद अपने खेमे में चला गया। सेलिनोश और बद्दू मुलाजिम एक ही खेमे में ठहरे हुए थे। घोड़े खेमों से कुछ दूर बंधे रहते थे और उनकी ज़ेनें खेमों में रखी हुई थीं। सेलिनोश ने अपने खेमे में जाकर मुलाजिम को देखा। वो गहरी नींद सोया हुआ था। सेलिनोश ने अपनी और मुलाजिम की ज़ेन उठाई।
2 ज़ेनों का वज़न ज़्यादा था, लेकिन सेलिनोश ने यह वज़न उठा लिया और दबे पाँव खेमे से निकल गया। घोड़ों तक पहुंचा, अपने और एक घोड़े पर ज़ैन कसी, अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े की बैग पकड़ ली। वो उस जगह जा पहुंचा जहां नौशी उसके इंतजार में खड़ी थी। नौशी घोड़े पर सवार हुई और दोनों चल पड़े। कोई बात करो सेलिनोश, नौशी ने कहा। चुप ना रहो, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। मैं तो तुम्हें बहुत ही दिलेर और निडर लड़की समझा था नौशी, सेलिनोश ने कहा। तुम्हें जिसका डर था उसे तुम्हारे सामने कत्ल कर आया हूँ, उससे तुम बचकर निकल आई हो। अपने मंगेतर का तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा मंगेतर है, दुश्मन नहीं। जितनी देर में उसे पता चलता है कि तुम लापता हो, हम दूर पहुंच चुके होंगे। उसे यह तो मालूम ही नहीं हो सकेगा कि हम किस तरफ निकल गए हैं। हो सकता है उसे यह शक हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती या वर्गला कर अपने साथ ले गया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वो बद्दू के खेमों और झोंपड़ों में हमें ढूंढता फिरेगा। पहले तो वो हामून जादूगर के खेमे में जाएगा, नौशी ने कहा। खून में डूबी हुई उसकी लाश देखेगा तो उसे शक नहीं यकीन हो जाएगा कि तुम हामून को कत्ल करके मुझे अपने साथ ले गए हो। वो हमारे पीछे नहीं आएगा, सेलिनोश ने कहा। वैसे भी उससे न डरो। बाकी रहा मैं, मुझसे तुम्हारा डरना बजा है। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिससे तुम्हारे दिल से अपना डर निकाल सकूं। यह डर उस वक्त तुम्हारे दिल से निकलेगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचा दूंगा। मैंने पहले भी कहा था सेलिनोश, नौशी ने कहा। अब भी कहती हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दोगे तो बेबहा इनाम दिलवाऊंगी, तुम हैरान रह जाओगे। एक काम और करना है, मेरे माँ बाप को यह सारा वाक़या सुनाना। मैंने सुनाया तो शायद यकीन न करें। इस मंगेतर के मुतालिक भी बताना कि यह कैसी नीयत का आदमी है और इसने अपनी नीयत का इजहार किस तरह किया था। यह तो बताऊंगा ही नौशी, सेलिनोश ने कहा, लेकिन बार बार इनाम का नाम ना लो। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैंने अपना इनाम वसूल कर लिया है। क्या कहा? नौशी ने उसकी बात काटते हुए घबराए हुए लहजे में पूछा। क्या तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कि तुमने मुझे इनाम के तौर पर वसूल कर लिया है? क्या तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास नहीं ले जा रहे? बेवकूफ़ लड़की, सेलिनोश ने कहा। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बद्दू नहीं हूँ नौशी, और मैं ईसाई भी नहीं। फिर क्या हो? मुसलमान, सेलिनोश ने जवाब दिया। मैं मिस्री नहीं अरबी हूँ और मेरा नाम सेलिनोश नहीं अब्बास बिन तलहा है। तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। मैं जब तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा दूंगा तो बताना कि मुसलमान कैसे होते हैं और उनका किरदार क्या है। ये ना समझना कि मैं ही एक अच्छा मुसलमान हूँ। मेरी जगह कोई और मुसलमान होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। ये हमारे मजहब का हुक्म है जिसे हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हैं। नौशी की हैरत ज़दगी का ये आलम कि उसने घोड़ा रोक लिया और अब्बास बिन तलहा को यूं देखने लगी जैसे वो किसी और ही जहान की मखलूक हो। अब्बास कुछ आगे निकल गया था। उसने देखा कि नौशी उसके साथ नहीं है तो उसने घूम के देखा। नौशी घोड़ा रोक कर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरत ज़दगी और तजब्जुब का तासुर था। अब्बास को गलबन यह तवक्को थी कि नौशी फ़ौरन यकीन कर लेगी कि वो मुसलमान है और मुसलमानों के मुतालिक उसकी राय बदल जाएगी और वो बेख्तियार के उठेगी कि मुसलमान तो बहुत ही अच्छे होते हैं। रुक क्यों गई हो नौशी? अब्बास ने घोड़ा उसकी तरफ मोड़ कर कहा। इसमें हैरान होने की तो कोई बात ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान बहुत ही अच्छे लोग हुआ करते हैं। नौशी का रद्द अमल कुछ और ही था। उसने अपने घोड़े की लगाम इस तरह खींच रखी थी कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चल रहा था और नौशी इस तरह दाएं बाएं देख रही थी जैसे भाग जाना चाहती हो। अब्बास उससे अभी कुछ दूर ही था कि नौशी ने घोड़ा एक तरफ मोड़ लिया। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया था कि नौशी भाग निकलने का इरादा कर चुकी है। अब्बास ने अपने घोड़े को छेड़ा और तेजी से घोड़ा नौशी के घोड़े के आगे कर दिया। नौशी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बाघ को जोर से एक झटका देकर घोड़े को हल्की सी ईंट लगाई। मेरे रास्ते से हट जा, नौशी ने दांत पीस कर कहा। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। होश में आओ नौशी, अब्बास ने कहा। क्या समझ बैठी हो तुम? दूर रह फरेबकार। नौशी ने तलवार नियाम से निकाल ली और ललकार कर बोली। तेरा ख्याल होगा कि यह शाही खानदान की शहजादी है और शौकिया तलवार उठाए फिरती है। तलवार निकालो, पहले मुझे कत्ल करो, फिर मेरी लाश के साथ खेलते रहना, लेकिन मुझे आसानी से कत्ल नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा नौशी, मैं तेरे धोखे में आऊंगी ही नहीं। नौशी ने कहा। मैं मान ही नहीं सकती कि मुसलमान एतमाद के काबिल होते हैं। तू मुसलमान भी नहीं, ईसाई भी नहीं। तू अगर अरबी है तो सहरई कज़ाक होगा।
तलवार निकाल, तुझे अफसोस ना रहे कि मैंने तुझे मुकाबले का मौका ही नहीं दिया था। तुम्हारे साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नौशी। अब्बास ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अपनी राह अलग कर सकता हूँ। मैं अपने एक फ़र्ज को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन एक मुसलमान होकर एक नौजवान लड़की को इस बियाबान में अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। हो सकता है कोई कज़ाक ही आ निकले, वो तुम्हें मेरी तरह नेक नीति और एहतराम से अपने साथ नहीं ले जाएगा। नौशी इतनी बिफरी हुई थी कि अब्बास का असर कबूल ही नहीं कर रही थी और उसे तलवार लहरा लहरा कर ललकारती थी। अब्बास ने आकर तलवार निकाली और उसके घोड़े के कदमों में फेंक दी। फिर कमर से खंजर निकाला और वो भी फेंक दिया। फिर कुछ ऐसी बातें की कि नौशी का गुस्सा ठंडा होने लगा। मेरे 2 सवालों का जवाब दो, नौशी ने पूछा। तुम यहाँ क्या करने आए थे? और दूसरा सवाल यह कि तुमने कौन सा इनाम वसूल कर लिया है? मैं जासूस हूँ, अब्बास ने जवाब दिया। बहुत आगे जासूसी के लिए गया था, अब वापस अपने लश्कर में जा रहा था। इनाम यह वसूल किया कि तुमसे और तुम्हारे मंगेतर से मुझे बहुत ही कीमती मालूमात मिली हैं। यह तो मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारी फौज क्यों पीछे हटती जा रही है। अब तुमने उसकी तस्दीक कर दी है जो मुझे मालूम हुआ था, और तुमसे और तुम्हारे मंगेतर से 2-3 नई बातें मालूम हो गई हैं। इसे मैं अपने लिए और अपने लश्कर के लिए बहुत बड़ा इनाम समझता हूँ। एक मुसलमान के लिए यह भी बहुत बड़ा इनाम है कि उस हामून जादूगर को कत्ल कर दिया है। इस्लाम तोहम परस्ती और पेशीन गोइयों को नहीं मानता। आने वाले वक्त के राज सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, और वही है जो बिगड़े काम संवारता है। हामून ने सीधे साधे और पसमानदा लोगों को महज फरेबकारी से अपना गुरोवीदा बना रखा था। तुम्हारे साथ मुझे इसके सिवा कोई दिलचस्पी नहीं थी कि एक शैतान तुम्हें धोखा देकर बेआबरू करना चाहता था, और मुसलमान की हैसियत से यह मेरा फ़र्ज था कि तुम्हें उससे बचाऊं। तुम मुझे मेरे माँ बाप तक पहुँचाने चले हो। नौशी ने कहा, क्या तुम मेरे माँ बाप को यह बताना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो और क्या हो? मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी असलियत अपने बाप से छुपाए रखूंगी। क्या ये इनाम नहीं होगा? मेरा बाप तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा, कत्ल भी करवा सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे बाप तक पहुँचूंगा ही नहीं नौशी। अब्बास ने कहा, मुझे कोई लालच और कोई तरगीब ना दो, ना मुझे डराने की कोशिश करो। तुम्हें बलबीस शहर के बाहर छोड़कर घोड़े को एड़ लगा दूंगा, और जब तक तुम अपने बाप तक पहुँचोगी मैं बड़ी दूर निकल गया हूँगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, होश में आओ। तुम्हारे वहम ने हमारे दरमियान ऐसी सूरत पैदा कर दी है जैसे तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो, और मैं तुम्हें वरगला कर अगवा करना चाहता हूँ। अगर इस वहम से निजात नहीं पा सकोगी तो जाओ, ये मेरा रास्ता है और वह तुम्हारा रास्ता है। रोम के शाही खानदान की इस लड़की पर अब ऐसी खामोशी तारी हो गई थी जैसे वो कुछ सोच रही हो या वहम से निजात हासिल करने की कोशिश में हो। घोड़े से उतरो, अब्बास ने कहा। मेरी तलवार और खंजर उठाओ और अपने पास रखो और मेरे साथ चल पड़ो। नौशी अब्बास के चेहरे पर नजरें जमाए कुछ देर देखती रही, फिर घोड़े से उतरी, अब्बास की तलवार और उसका खंजर उठाया और ये दोनों हथियार किसी को पेश करने के अंदाज से हाथों पर रखे अब्बास के पास गई और दोनों हथियार उसकी तरफ कर दिए। अब्बास ने उसे कहा कि वो तलवार और खंजर अपने पास रखे, लेकिन नौशी ने कुछ कहने की बजाय सर हिलाया कि वो अपने पास नहीं रखेगी। अब्बास ने हथियार ले लिए और नौशी अपने घोड़े पर सवार हो गई। फिर उसने अब्बास को सर से इशारा किया कि चलो। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू बलबीस की तरफ चल पड़े। तुम्हारे शाही खानदान में शरीना नाम की एक लड़की हुआ करती थी। अब्बास ने नौशी से पूछा, तुम उसे जानती हो? अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।